गाइस ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज है 28 अप्रैल 2020, यानी आज है ट्यूसडे, और ट्यूसडे को भी हम कुछ करंट अफेयर्स वॉचडॉग के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे या टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो लगातार कम्पिटिटिव एग्जाम से रेलिवेंस रखने वाले न्यूज़पेपर्स में या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो मंथली या एनुअली या बाई एनुअली मैगजीन्स हैं उनमें जगह बनाए हुए हैं। गाइस क्लास शुरू करने से पहले हम देखते हैं कुछ खूबसूरत लाइनें। तो गाइस जब भी कोई इंसान कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है तो काफी अलग अलग प्रकार के विचार उसके मन में आते हैं कि मैं अकेला हूं, मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है। इवन की फैमिली मेंबर्स पर भी कई बार शक होता है। लेकिन इन तमाम आपने इन स्ट्रगल से, हर्डल से बाहर निकलकर अपनी जो स्ट्रगल है उसको कंटिन्यू रखना है, अपने कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को कंटिन्यू रखना है। और एक दिन ऐसा आ जाएगा गाइस जब ये लाइनें आपके लिए उपयुक्त बैठेंगी। क्या खूबसूरत ये लाइन लिखी है, क्या लिखा है? जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। तो गाइज अगर आप आज की डेट में कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कल आप किसी बड़े एग्जाम को क्लियर करते हैं, जैसे कोई यूपीएससी क्लियर करके आईएएस, आईपीएस, आईआरएस या आईएफएस बनता है, या आप किसी अपने स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में पीएससी निकालते हैं और आप उस स्टेट के सबसे बड़ा जो एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज का उसको निकालते हैं, तो गाइज आपको आज जो अकेले चलने का यानी अकेले में मेहनत करने का फल है गाइज, ये आपको कल मिलेगा जब आपके पास जो है काफिला होगा, और वो काफिला आपके आगे नहीं आपके पीछे चलेगा। गाइज पूरी डिस्ट्रिक्ट में आपका होल्ड होगा, यानी आपके एक कहने पर पूरी डिस्ट्रिक्ट चलेगी। तो गाइज इस प्रकार की अगर आप अथॉरिटी या पावर को एंजॉय करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो गाइज आपको क्या करना होगा कि आज आपको मेहनत करनी होगी, कम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना होगा। तो गाइस करंट अफेयर्स में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, और क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस होते हैं और एक्सप्लेनेशन जो होती हैं गाइस, उनमें से आपका पूरा कंसेप्ट जो उस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो क्लियर हो जाता है। तो गाइस देखते हैं आज के करंट अफेयर्स वॉचडॉग में पहला क्वेश्चन। तो देखिए बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, क्योंकि जिस प्रकार से टेली कम्युनिकेशन या फिर मैं कहूं कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का जमाना लगातार डेवलप होता जा रहा है, उसी के रिगार्डिंग ये डिजिटलाइजेशन के रिगार्डिंग आपके पास क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स, ये आईएफएससी कोड आपने कई बार सुना होगा, तो उसी के रिगार्डिंग आपके पास तीन स्टेटमेंट्स हैं, आपको तीनों में से करेक्ट बताना है। तो कह रहा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स कैन प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज। ये जो आईएफएससी होता है ये कौन कौन सी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है? फंड रेजिंग सर्विसेज फॉर ओनली इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेशंस, कि जो फंड रेज किए जाते हैं इस प्रकार की सर्विसेज सिर्फ इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेशंस को ही प्रोवाइड करता है। सेकंड कह रहा है रिस्क मैनेजमेंट ऑपरेशन सच एज इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस, कि जो रिस्क से रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं, जैसे किसी व्हीकल का, किसी इंसान का या किसी भी कारपोरेशन का इंश्योरेंस होता है या उसका री इंश्योरेंस होता है, इसको कवरेज देने के लिए इस प्रकार की सर्विस भी आईएफएससी प्रोवाइड करता है। थर्ड कह रहा है मर्जर एंड एक्विजिशन एक्टिविटीज अमंग ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस, ट्रांसनेशनल होगी एक देश से दूसरे देश में, यानी अपने देश से अलग भी। तो इस प्रकार की कॉर्पोरेशंस जैसे एमएनसीज होगी, इनका मर्जर करना या इनका एक्विजिशन की जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें भी ये आईएफएससी हेल्प करता है। तो गाइज आपके पास तीनों स्टेटमेंट्स हैं, आपको करेक्ट बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है 1 एंड 2, बी कह रहा है 1 एंड 3, सी कह रहा है 2 एंड 3, डी कह रहा है 1, 2 एंड 3। तो गाइज देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है 2 एंड 3, क्योंकि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है गाइज, आपको क्या करना है कि जब भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है। ये जो वर्ड्स होते हैं ओनली, एक्सट्रीमली गाइज, ये अमूमन गलत होते हैं। और यहां पर देखिए ये एक्सट्रीम टर्म है आपके पास ओनली, ये इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि ये फंड रेजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इंडिविजुअल्स को करता है, कारपोरेशंस को करता है, इसके साथ साथ और भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस को करता है, जैसे गवर्नमेंट भी इस प्रकार की आईएफएससी जो फैसिलिटी है इसका इस्तेमाल करती है। तो गाइस एक्सप्लेनेशन में इस कंसेप्ट को हम और डीप से देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, एन आईएफएससी enables bringing back the financial services and the transactions that are currently carried out in offshore financial centers by Indian corporate entities and overseas branches subsidiaries of financial institutions to India by offering business and regulatory environment that is comparable to other leading international financial centers in the world like London and Singapore। तो गाइस ये क्या है,
ये जो IFSC सिस्टम है, इसके अंडर जो इंडिया के लोग बाहर फॉरेन कंट्रीज में काम कर रहे हैं, तो वहां से इंडिया का IFSC जो कोड है, ये डायल करके, इसको एंटर करके, ये एड्रेस दे करके, तो किसी भी प्रकार का अमाउंट जो है वो इंडिया में भेज सकते हैं। यानी इंडिया और फॉरेन में या ओवरसीज में जो इंडियन वर्कर्स हैं या किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन होता है, उसको फैसिलिटेट करता है, कौन करता है? IFSC। इट वुड प्रोवाइड इंडियन कारपोरेटर्स इजियर एक्सेस टू ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स। तो गाइज इस प्रकार से क्या होता है कि अगर किसी इंडियन ने लंदन में जाकर कोई बिजनेस खोला है, तो उसको ट्रांजैक्शन लंदन से इंडिया में और इंडिया से लंदन में इस IFSC कोड के माध्यम से ट्रांजैक्शन करने में मदद मिलती है। और इससे क्या होता है कि ये जो फाइनेंशियल सेक्टर है, फाइनेंशियल मार्केट है, काफी डेवलप होती है। फंड रेजिंग सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट्स इज एन एसेंशियल सर्विस ऑफ IFSC। तो गाइस IFSC से क्या होता है कि फंड को रेज करना, यानी किसी भी प्रकार के अमाउंट को इंडिया से बाहर भेजना या बाहर से इंडिया में लाना, इस प्रकार की सर्विसेज को कौन प्रोवाइड करता है? IFSC प्रोवाइड करता है। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके किसी भी एग्जाम में ये डायरेक्ट मेंशन्ड होता है कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो भी पूछी जाएंगी। तो गाइज ये कृषि कल्याण अभियान एक प्रकार की स्कीम है गवर्नमेंट की। इसके अंडर क्या होता है, ये आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों में से आपको करेक्ट बताना है। तो क्या रहा है क्वेश्चन? विद रेफरेंस टू द कृषि कल्याण अभियान कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वाज लॉन्च्ड इन 2018 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। कि ये स्कीम जो है इसको लॉन्च किया गया 2018 में। किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने। तो गाइस सेकंड स्टेटमेंट है, वन ऑफ द एक्टिविटी प्रमोटेड अंडर द अभियान इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड्स टू ऑल फार्मर्स। कि इस स्कीम के अंडर ही सॉइल हेल्थ कार्ड्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं हर 2 साल के बाद फार्मर्स को। तो गाइस ये दो स्टेटमेंट से हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड्स क्या होते हैं, ये मैंने रिसेंटली 1-2 दिन पहले करंट अफेयर की वीडियो में ही डिस्कस किया था, तो गाइस प्लीज आप उसको भी देखें। तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं कृषि कल्याण अभियान के रिगार्डिंग, आपको करेक्ट बताना है। ऑप्शन ए कह रहा 1 ओनली, बी कह रहा 2 ओनली, सी कह रहा बोथ 1 एंड 2, डी कह रहा नाइदर 1 नॉट 2। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए ये जो दोनों ही स्टेटमेंट्स हैं, ये दोनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। देखिए हम देख रहे हैं कि कृषि कल्याण अभियान, तो गाइस आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेप्थ में आपकी स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको ध्यान में रख के उनको अच्छे ढंग से पढ़ के जाना है। क्योंकि आपका अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन है या 100 क्वेश्चंस उसमें आ रहे हैं, तो डायरेक्टली 4 या 5 क्वेश्चंस आपको गवर्नमेंट स्कीम्स से ही देखने को मिलेंगे। तो ये जो कृषि कल्याण अभियान स्कीम है, इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2018 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसका क्या लक्ष्य था, क्या एम था इसका? टू एड, असिस्ट एंड एडवाइज फार्मर्स टू इंप्रूव देयर फार्मिंग टेक्निक्स एंड इंक्रीज देयर इनकम्स। गाइस आपको जैसे पता होगा कि लगभग 50% जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो एग्रीकल्चर में ही उसका लाइवलीहुड छुपा हुआ है। तो किस प्रकार से एग्रीकल्चर को इंप्रूव करना है और जो इंडियंस हैं उनकी लाइवलीहुड को इंक्रीज करना है, उनकी इनकम को इंक्रीज करना है, इसके लिए क्या करता है ये कृषि कल्याण अभियान की? फार्मर्स को अवेयरनेस बताता है, उनको नॉलेज देता है कि किस प्रकार की आपने टेक्निक्स बरतनी है, किस प्रकार के फर्टिलाइजर्स देने हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड्स के जरिए उनको ये बताया जाता है कि आपकी सॉइल में किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स और उन्हीं न्यूट्रिएंट्स में किस प्रकार की क्रॉप जो है वो उगाई जाती है। गाइस अगर एक एप्रोप्रिएट सॉइल है उस क्रॉप के लिए, तो ही उस क्रॉप की प्रोडक्शन जो है अच्छी हो सकती है। Various activities to promote best practices and enhance agriculture income are being undertaken under this plan such as। तो काफी सारी जो चीजें हैं इस प्लान के अंडर की जाती हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड्स टू ऑल फार्मर्स। गाइस इसमें क्या होता है कि हर एक 2 साल के बाद गवर्नमेंट सॉइल हेल्थ कार्ड्स देती है फार्मर्स को, और उन्हें ये बताती है कि आपके सॉइल में इस प्रकार का न्यूट्रिएंट है और इस प्रकार की कल्टीवेशन आप यहाँ पर कीजिए, ताकि जो है बेस्ट यूटिलाइजेशन सॉइल का हो जाए और जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छी हो जाए। 100% कवरेज ऑफ बोवाइन वैक्सीनेशन फॉर फुट एंड माउथ डिजीज इन ईच विलेज। तो हर एक गांव में बोवाइन होता है जो पशुओं से, एनिमल से रिलेटेड, कि एनिमल्स में अक्सर फुट और माउथ से रिलेटेड जो है डिजीजेस होते रहते हैं, तो उनमें फ्री की या फिर एक बड़े रीजनेबल रेट पर 100% उनकी वैक्सीनेशन हो कि किसी भी प्रकार का ऐसा डिजीज उनके एनिमल्स में ना हो। गाइस
नेक्स्ट प्रोविजन है इसी अभियान के अंडर की 100% कवरेज ऑफ शीप एंड गोट फॉर एराडिकेशन ऑफ पेस्ट डेस्ट पेटिड्स रोमिनेंट्स आल्सो नोन एज शीप एंड गोट प्लेग। तो गाइस कई बार क्या होता है कि एक ऐसा प्लेग फैलता है कि गांव के गांव जो है उनमें शीप और गोट्स या तो बीमार हो जाती हैं या बिल्कुल मर जाती हैं। तो इनमें भी एक अच्छी प्रकार का जो है वो अच्छा वैक्सीनेशन हो ताकि जो प्लेग ये फैलता है इनको रोकना, ये भी इस अभियान का एक ऑब्जेक्टिव है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनी किट्स ऑफ पल्सेस एंड ऑयल सीड्स टू ऑल द फार्मर्स। तो गाइस इसके अलावा क्या होता है कि कुछ दालें या फिर अलग प्रकार के जो सीड्स होते हैं उनको फार्मर्स को, अच्छी क्वालिटी के सीड्स को फार्मर्स को प्रोवाइड करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कृषि कल्याण अभियान के अंदर। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यदि आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से हैं तो गाइज आपको क्या करना है कि उस स्टेट के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट त्योहार हैं, कौन कौन से डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं, कौन कौन से डांसेस हैं, कौन कौन सा आर्ट एंड कल्चर है वहां का, गाइज ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि खोंगजोम डे, खोंगजोम डे इज सेलिब्रेटेड इन विच, इन गाइज ये आपके पास अलग अलग स्टेट्स हैं तो पूछा जा रहा है ये कौन सी स्टेट में हर साल सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 23 अप्रैल टू पे ट्रिब्यूट टू द वार हीरोज हु फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश। तो गाइज किसी एक स्टेट में ब्रिटिशर्स के साथ इनका जो है वो कन्फ्लिक्ट होती है, लड़ाई होती है, और उसी लड़ाई में बहुत सारे जो हीरोज हैं शहीद होते हैं और उन्हीं की याद में अप्रैल 23 जो है सेलिब्रेट किया जाता है खोंगजोम डे। आपको ये बताना है कि ये खोंगजोम डे कौन सी स्टेट में अप्रैल 23 को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है असम, बी कह रहा है अरुणाचल प्रदेश, सी कह रहा है मणिपुर, डी कह रहा है मिजोरम। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए ये जो सेलिब्रेशन है ये खोंगजोम डे का मणिपुर में होता है। खोंगजोम डे इज सेलिब्रेटेड इन मणिपुर एवरी ईयर ऑन अप्रैल 23 टू पे ट्रिब्यूट टू द वार हीरोज ऑफ एंग्लो मणिपुरी वार। तो गाइस आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एंग्लो मणिपुरी वार कब हुई थी, 1891। पर्टिकुलरली अगर आप मणिपुर स्टेट से, अगर आप इंडिया के किसी भी लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप मणिपुर स्टेट के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो गाइस ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा। तो ये जो 23 अप्रैल है 1891 को, इस डे को लड़ाई होती है, वार होती है किन किन के बीच में, एंग्लो और मणिपुर जो लोग होते हैं इनके बीच में, हु हैड सैक्रिफाइड देयर लाइव्स फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ मणिपुर। तो गाइस मणिपुर के कल्चर को, उस ट्राइबल एरिया को बचाने के लिए मणिपुर के लोगों के बीच और इंग्लिश जो होते हैं, इंग्लिश आर्मी के बीच में ये लड़ाई होती है, और उसी लड़ाई की याद में क्या किया जाता है कि अप्रैल 23 को एज खोंगजोम डे मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या रहा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्लैक कार्बन। तो गाइस इन्वायरमेंट, इकोलॉजी या फिर क्लाइमेट से रिलेटेड मैंने आपको बार बार कहा है कि हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आपके पास ब्लैक कार्बन के रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट्स है, तीनों को पढ़कर आपने करेक्ट बताना है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रही है ब्लैक कार्बन इज अ कंपोनेंट ऑफ फाइन पार्टिकुलेट मैटर फॉर्म्ड थ्रू द इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बायोफ्यूल एंड बायोमास। कि ब्लैक कार्बन वो चीज होती है, एक प्रकार का छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं जिनका उत्पादन कब होता है, जो तब प्रोड्यूस होते हैं जब किसी भी प्रकार का फॉसिल फ्यूल, चाहे वो बायोफ्यूल है या बायोमास है, उसका इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है, यानी कंप्लीटली वो बर्न्ट नहीं होता है, कंप्लीटली वो जलता नहीं है। अगर वो कंप्लीटली जलता नहीं है तो उसमें से छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर्स निकलते हैं, क्या उसी को ब्लैक कार्बन कहा जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है ब्लैक कार्बन इंक्रीजेस द एल्बिडो व्हेन डिपॉजिटेड ऑन स्नो एंड आइस। तो गाइस एल्बिडो क्या होती है कि सन की रेज पड़ती हैं शॉर्ट वेव्स के रूप में, तो धरती पर किसी भी जगह पर जब वो पड़ते हैं तो वापस वो लॉन्ग वेव्स में जो है रिफ्लेक्ट करती हैं, और एल्बिडो यही होती है कि कितने परसेंट रेज पड़ रही है और कितने परसेंट रिफ्लेक्ट हो रही है, इसको क्या कहते हैं, एल्बिडो। तो सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि ब्लैक कार्बन इंक्रीजेस द एल्बिडो व्हेन डिपॉजिटेड ऑन स्नो एंड आइस। जब बर्फ के ऊपर, स्नो के ऊपर ये ब्लैक कार्बन जम जाता है, जमा होता है, तो ये जो एल्बिडो है इसको इंक्रीज कर देता है, यानी जो सन की शॉर्ट वेव्स हैं उनकी लॉन्ग वेव्स के रूप में ज्यादा रिफ्लेक्शन होती है। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है इन द ट्रॉपिक्स ब्लैक कार्बन इन सॉइल्स सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट्स टू द सॉइल फर्टिलिटी। कि ये जो ब्लैक कार्बन होता है यानी फाइन पार्टिकुलेटर मैटर जो होते हैं ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, पर्टिकुलरली जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की कंट्रीज की सॉइल है।
तो गाइस ये आपके पास तीनों स्टेटमेंट से आपको करेक्ट बताना है। ऑप्शन ए कह रहा 1 एंड 2, बी कह रहा 1 एंड 3, सी कह रहा 2 एंड 3, डी कह रहा 1 ओनली। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है 1 एंड 3, क्योंकि ये सेकंड स्टेटमेंट है, ये टोटली गलत है। सबसे जो ज्यादा एल्बिडो होती है वो स्नो के ऊपर होती है। तो गाइस अगर स्नो के ऊपर किसी भी प्रकार का पर्टिकुलेट मैटर या कोई भी डस्ट वगैरह जमती है, उस पर जमा हो जाती है, तो ये उसकी एल्बिडो को रिड्यूस कर देता है। इसी कारण ये स्टेटमेंट गलत है। आपके पास आंसर है ऑप्शन बी 1 एंड 3। तो गाइस देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ब्लैक कार्बन इज अ कंपोनेंट ऑफ फाइन पार्टिकुलेट मैटर। ब्लैक कार्बन कंसिस्ट ऑफ प्योर कार्बन इन सेवरल लिंक्ड फॉर्म्स. It is formed through the incomplete combustion of fossil fuels, biofuel and biomass and is emitted in both anthropogenic and naturally occurring source. तो गाइस क्या होता है कि ये जो ब्लैक कार्बन होता है, इसको एंथ्रोपोजेनिक यानी आदमी भी रिस्पॉन्सिबल होता है इसके उत्पादन के लिए, इसके प्रोडक्शन के लिए या इसकी अवेलेबिलिटी के लिए, और ये कुदरती तौर पर भी ये ब्लैक कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में मिक्स होती है। ब्लैक कार्बन काजेज ह्यूमन मॉर्बिडिटी एंड प्री मैच्योर मॉर्टिलिटी। तो गाइस अलग प्रकार के जो डिजीजेस हैं वो ह्यूमंस में फैलते हैं इस ब्लैक कार्बन के कारण, और इससे क्या होता है कि जो नेचुरल एज होती है इंसान की, उससे भी कई बार पहले उसकी प्री मैच्योर डेथ हो जाती है। इन क्लाइमेटोलॉजी ब्लैक कार्बन इज अ क्लाइमेट फोर्सिंग एजेंट। तो गाइस अगर आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे यानी क्लाइमेट को स्टडी करने वाली साइंस पढ़ेंगे, तो क्लाइमेट जिस प्रकार से लगातार चेंज हो रहा है उसमें काफी हेल्पफुल होती है ये ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन वार्म्स द अर्थ बाय एब्जॉर्बिंग सनलाइट एंड हीटिंग द एटमॉस्फेयर एंड बाय रिड्यूसिंग एल्बिडो व्हेन डिपॉजिटेड ऑन स्नो एंड आइस। तो गाइस क्या होता है कि जब सन की शॉर्ट वेव्स रेज जो है वो सन धरती के ऊपर पड़ती हैं या स्नो के ऊपर पड़ती हैं, तो अगर उनकी रिफ्लेक्शन अच्छे ढंग से हो रही है, वापस रिफ्लेक्ट कर रही है, तो गाइस एटमॉस्फेयर जो है उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। लेकिन ये जब ब्लैक कार्बन जमा होती है तो ये उसको वापस से रिफ्लेक्ट होने नहीं देती, और यही कारण होता है कि जो टेम्परेचर यहाँ पर ट्रैप हो जाता है ट्रोपोस्फियर में, और उसी के कारण क्लाइमेट जो है वो वार्म हो जाता है। ब्लैक कार्बन स्टेज इन द एटमॉस्फेयर फॉर ओनली सेवरल डेज टू वीक्स, whereas carbon dioxide has an atmospheric lifetime of more than 100 years। तो गाइस ये जो ब्लैक कार्बन है, ये हालांकि एटमॉस्फेयर के बीच में, ट्रोपोस्फियर के बीच में कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्तों के बीच में ही रहता है, लेकिन क्लाइमेट को काफी हद तक ये गर्म कर देता है। इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका लाइफ टाइम काफी सालों तक रहता है, यानी 100 सालों तक वो जो है क्लाइमेट के बीच में रहती है, ट्रोपोस्फियर के बीच में अवेलेबल रहती है। The term black carbon is also used in soil sciences and geology. Especially in the tropics, black carbon in soil significantly contributes to fertility as it is able to absorb important plant nutrients. तो गाइस एक बेनिफिट इसका ये भी है ब्लैक कार्बन का कि ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देती है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हवा में रहते हैं, और जब कभी रेन बारिश होती है तो वो सॉइल में चले जाते हैं, और इस कारण जो है सॉइल में एक जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो सॉइल में जाते हैं। इससे क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। एज अ रिजल्ट जो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स होती है वो काफी इंक्रीज हो जाती है। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट के बीच में काफी रसाकसी चलती है, और यही कारण होता है कि उर्जित पटेल जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं वो रिजाइन दे देते हैं। इसी वजह के कारण उन्होंने रिजाइन दिया था। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, तीनों में से आपको इनकरेक्ट ढूंढ के बाहर निकालना है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रही है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क रेफर्स टू सोर्सेज वेयर आरबीआई अर्न्स इट्स इनकम। कि इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क एक इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है या सोर्सेज होते हैं जहां से आरबीआई इनकम करता है, पैसे को कमाता है। सेकंड कह रहा आरबीआई हैड कंस्टिट्यूटेड अ पैनल ऑन इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क हेडेड बाय सुनील मेहता। कि आरबीआई ने रिसेंटली इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के ऊपर एक कमेटी बैठाई, एक पैनल बैठाया जिसका चेयरमैन कौन था, सुनील मेहता। क्या ये स्टेटमेंट इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग क्या ये करेक्ट है? थर्ड कह रहा आरबीआई अर्न्स इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन करेंसी एसेट्स। कि आरबीआई जो फॉरेन करेंसी में एसेट्स बनाता है अपने, उसके ऊपर से आरबीआई पैसा कमाता है, इनकम लेता है।
कि कौन कौन सी आपको करेक्ट इनकरेक्ट बतानी है। तो ऑप्शन ए कह रहा 2 ओनली, बी कह रहा 1 एंड 2, सी कह रहा 3 ओनली, डी कह रहा 1 एंड 3। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं फर्स्ट एंड सेकंड वाली, ये आपको इनकरेक्ट दिखेंगी। क्यों दिखेंगी, एक्सप्लेनेशन में देखते हैं हम। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क क्या होता है। गाइज ये क्या होता है, इट रेफर्स टू द रिस्क कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द सेंट्रल बैंक व्हाइल टेकिंग इनटू अकाउंट डिफरेंट रिस्क्स। कि कोई भी सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का अपने पास एक प्रकार का कैपिटल रखता है। क्यों वो कैपिटल रखता है, जैसे रिसेंटली कोरोना वायरस चल रहा है, तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था उसके पास लगभग 450 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व था। इसका ये बेनिफिट होता है कि अगर कभी सडनली इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाता है या किसी प्रकार का कोई डिजीज पेंडेमिक फैलता है, तो आरबीआई अपने रिजर्व से गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, ताकि जो गवर्नमेंट को ज्यादा लॉस ना हो उस इकोनॉमिक स्लो डाउन से या लॉकडाउन से। गाइस इसलिए अनफोर्सिन रिस्क से मीट करने के लिए कोई भी सेंट्रल बैंक है अपने पास इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के अंडर अपने पास कुछ कैपिटल रखता है। The economic capital framework reflects the capital that an institution requires or needs to hold as a counter against unforeseen risks or events or losses in the future। किसी भी प्रकार का जो है अनदेखा रिस्क होता है या कोई इवेंट होता है या किसी का लॉस होता है, तो इस प्रकार के डेंजर से निपटने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री अपने पास कैपिटल रखता है। क्या कौन सा कैपिटल रखता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। RBI had recently constituted a panel on economic capital framework. It was headed by ex-RBI Governor Bimal Jalan। तो गाइस ये बिमल जालान इसके चेयरमैन थे। The expert panel on RBI's economic capital framework was formed to address the issue of RBI reserves, one of the sticking points between the central bank and the government। तो गाइस ये क्यों ये पैनल बैठता है कि आरबीआई का जो रिजर्व है उसको देखा जाए कि क्या वो एक्सेस जरूरत से ज्यादा तो नहीं है। तो गाइस जब ये पैनल बैठता है तो इस पैनल की रिकमेंडेशन पे लगभग 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का जो अमाउंट है वो ट्रांसफर किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट में। तो गाइस किसी भी प्रकार की अनफोर्सिन सिचुएशन से निपटने के लिए जो कैपिटल रखा जाता है, किसके अंडर रखा जाता है, वो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के अंडर। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। गाइस अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी भी प्रकार का सजेशन देना चाहते हैं तो आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, उनके जरिए आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं almightyguidance@gmail.com, इस पर आप मेल कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप पर भी कोई सजेशन दे सकते हैं। नंबर है 9419166315। तो गाइस अगर आप हर एक वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं, अर्ली मॉर्निंग अलग अलग न्यूज़पेपर्स चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पीडीएफ बुक्स चाहते हैं, या आप मंथली मैगजीन्स चाहते हैं, तो गाइज आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना है, ऑलमाइटी गाइडेंस को सर्च करना है। ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल को आपने ज्वाइन करना है वहां पर, और इसका आपको ये लाभ होगा कि हर एक पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा। गाइज अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लाइक करें। गाइज आपको करना क्या है, इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए आपने ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर जाना है। सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना है, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन वीडियो को में आपके पास जो है यूट्यूब चैनल पर चढ़ाई जाती है उसका तुरंत अलर्ट आपको मोबाइल पर या पीसी पर आ जाएगा। गाइज वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।